बेलापुर गांव में घमंडी सोहन लाल रहता था। उसकी लिट्टी चोखा की एक बहुत बड़ी दुकान थी। पूरे गांव में एकमात्र उसी के यहाँ लिट्टी चोखा मिलता था, इसलिए वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और सोहन लाल गल्ले पर बैठा बैठा दोनों हाथों से रुपया गिनता रहता था। वो अपने कारीगरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और उन्हें काफी कम पैसे देता था, जबकि लिट्टी चोखा की दुकान उनकी मेहनत की बदौलत इतनी लोकप्रिय थी। उसी दुकान में जीतू भी काम करता था और वो बहुत अच्छी लिट्टी चोखा बनाता था। लिट्टी चोखा बनाने की पारंपरिक विधि उसकी दादी माँ ने बताई हुई थी। सेठ जी, मुझे 2-3 दिनों की छुट्टी चाहिए और कुछ पैसे भी एडवांस में चाहिए। क्यों, क्या काम है तुझे और एडवांस में पैसे की क्या जरूरत है तुझे? मैं बिना काम के पैसे नहीं देता। यहाँ मैं खैरात बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। सेठ जी, मैं कोई मजे करने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। मेरी पत्नी कजरी बहुत बीमार है, उसे शहर ले जाकर डॉक्टर से दिखाना है। अच्छा, तो ये बात है। तुम बीमारी का बहाना करके शहर घूमना चाहते हो और उस पर कहते हो कि मजे करने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। देखो जीतू, कह देता हूँ, ना तो मैं छुट्टी दूंगा और ना एक पैसा दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरी पत्नी सचमुच बहुत बीमार है। उसकी देखभाल और इलाज करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इससे भाग नहीं सकता। जा जा, बड़ा आया पत्नी की सेवा करने वाला। बीवी के नखरे उठाएगा तो भूखा मरेगा। तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा। ठीक है सेठ जी, अगर आप मुझ गरीब की बात नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। बड़ा आया हिसाब लेने वाला। जा जा, महीना खत्म होगा तभी तुम्हारा पैसा मिलेगा। आकर ले जाइए अपना हिसाब। यहाँ काम छोड़ने के बाद तुम्हें कौन काम देगा? अरे भूखे मरोगे भूखे। सेठ जी, इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं होता। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और आप मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, भगवान एक दिन इंसाफ जरूर करेगा। मैं जाता हूँ सेठ जी। हाँ हाँ, जा जा। कह तो ऐसा रहा है जैसे तो तुम्हारे बिन मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। अरे जा। सेठ की बात सुनकर जीतू बहुत दुखी होता है। वो घर वापस आ जाता है। घर पर उसकी बीमार पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तुम आ गए जी। सेठ जी ने पैसे दिए क्या? नहीं कजरी, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और नौकरी से भी निकाल दिया। अजी, तुम वापस क्यों आ गए? मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी ना, लेकिन काम छूट गया तो फिर हम लोग भूखों मर जाएंगे। तुम्हारी बीमारी बढ़ती जा रही है कजरी। मुझे किसी तरह तुम्हारा इलाज कराना होगा। मैं जाकर साहूकार से कुछ रुपए लेकर आता हूँ और शहर चलकर तुम्हारा इलाज कराता हूँ। बाद में कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा, तू चिंता मत कर। इतना कहकर जीतू साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ रुपए कर्ज लेकर अपनी पत्नी को शहर ले जाकर इलाज करवाता है। कुछ दिनों में उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सुनो जी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब फिर से कोई काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। साहूकार का कर्ज भी हो गया है, उसे भी चुकाना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किससे काम मांगू। तुम्हारे पैसे सेठ जी के पास तो बाकी है ना? अब तो 1 महीना भी हो गया है। तुमने जो काम किया था उसका जो हिसाब बनता है वो लेकर तो आओ, फिर सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक कहा, अभी जाता हूँ। इधर जीतू के जाने के बाद सोहन लाल की लिट्टी चोखा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जीतू की दुकान छोड़ने के बाद वहाँ के लिट्टी चोखा में वो स्वाद नहीं रह गया था जो जीतू के हाथ से बने लिट्टी चोखा में था।
उसने दूसरे कारीगरों को अपनी सीक्रेट मसाले की रेसिपी कभी नहीं बताई थी, इसलिए अन्य कारीगर उसके जैसा लिट्टी चोखा नहीं बना पाए थे। सोहनलाल को भी थोड़ा बहुत इस बात का एहसास हो रहा था। तभी जीतू सोहनलाल की लिट्टी चोखा की दुकान पर जाता है और अपना मेहनताना मांगता है। तू फिर से आ गया? सेठ जी, आपने कहा था बाद में आकर अपना हिसाब ले लेना, मैं वही लेने आया हूँ। कृपया करके आप मेरे पैसे दे दीजिए। अरे, जब चाहे मुंह उठाकर आ जाता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, दुकान में बिक्री भी कम हो रही है, तुम पैसे बाद में ले जाना। सेठ जी, मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं है और साहूकार से कर्ज भी लिया है। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। देख, तेरी बात सुनकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। ऐसा कर, फिर से दुकान पर काम शुरू कर दे, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। मुसीबत के समय आपने मुझे काम से निकाल दिया था। तो फिर जा, मैं तुझे अभी पैसे नहीं देता। क्या कर लेगा तू? सेठ जी, मुझ गरीब की बेबसी का फायदा मत उठाइए, मेरे पैसे दे दीजिए। जीतू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सोहनलाल उसे पैसे नहीं देता है। वो बहुत उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, सेठ ने पैसे दिए क्या? नहीं कजरी, ये सेठ सिर्फ घमंडी ही नहीं, बहुत निर्दय भी है। सुनो जी, तुम उदास मत हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? देखो जी, गांव वाले कह रहे हैं कि सेठ के लिट्टी चोखा में अब पहले वाला स्वाद नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना जी कि तुम्हारे हाथ से बने लिट्टी चोखा में स्वाद है। क्यों ना हम लोग खुद ही लिट्टी चोखा बनाएं और उसे बेचें? लेकिन हम ऐसा कैसे कर पाएंगे कजरी? हम दुकान कहाँ खोलेंगे, सामान कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। देखो जी, लिट्टी चोखा बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। हम पहले कम मात्रा में लिट्टी चोखा बनाएंगे और चौराहे पर ठेला लगाकर बेचेंगे। जैसे जैसे आमदनी होगी वैसे वैसे हमारी दुकान बढ़ती जाएगी। अरे वाह कजरी, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। लिट्टी चोखा बनाने का सामान तो हम मंगू बनिया से उधार भी ले सकते हैं। लेकिन क्या लोग हमारे ठेले पर लिट्टी चोखा खाने आएंगे? आएंगे जी, जरूर आएंगे। तुम देखना, हमारी दुकान चल निकलेगी। जब तुम्हें इतना विश्वास है तो हम जरूर लिट्टी चोखा की दुकान खोलेंगे। चलो तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जीतू बाजार जाकर मंगू बनिया के यहाँ से लिट्टी बनाने का सारा सामान उधार ले आता है। उसके अच्छे और मिलनसार स्वभाव के कारण गांव वाले उसका बहुत मान करते थे, इसलिए उसे उधार लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद दोनों मिलकर लिट्टी चोखा बनाते हैं। मंगू बनिया जीतू को अपना एक पुराना ठेला भी देता है। पहले वो इसी ठेले पर भुंजा बेचा करता था। जब लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गया, तब उसे ठेले पर सजाकर कजरी और जीतू चौराहे पर ले जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी आता है और कहता है, अरे क्यों भाई जीतू, ये तुमने लिट्टी चोखा का ठेला कैसे लगा रखा है? अरे भैया, मैंने लिट्टी चोखा की दुकान खोली है। बहुत अच्छा किया भाई तुमने। उस घमंडी सेठ के यहाँ लिट्टी चोखा बहुत महंगा हो गया और पहले जैसा स्वाद भी नहीं है, और उसके कर्मचारी लोगों से बहुत बुरी तरह से पेश आते थे, इसलिए तो मैंने वहाँ खाना ही छोड़ दिया है। वैसे तुम्हारा लिट्टी चोखा का रेट क्या है? ये देखो भैया, हमने ठेले पर इसका रेट भी लिख दिया है, 15 रुपए प्लेट। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपने तो रेट भी बहुत कम रखे हैं। पता है, सोहनलाल के यहाँ 20 रुपए में एक प्लेट मिलता है। और जीतू भाई, मुझे जल्दी से एक प्लेट लिट्टी चोखा दे दो, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। अभी देती हूँ भैया।
और कजरी एक प्लेट में लिट्टी और चोखा ग्राहक को देती है। क्या स्वाद है, कमाल कर दिया जीतू तुमने। अब समझा, जीतू सेठ के यहाँ जब तुम बनाते थे तब लिट्टी चोखा में ऐसा स्वाद था। यह तो तुमने अच्छा किया भैया दुकान खोलकर। अब देखना तुम्हारी दुकान चल निकलेगी। आप लोगों की दुआ की जरूरत है भैया। तभी वहाँ पर एक महिला ग्राहक आती है। अरे कजरी, तूने खुद का लिट्टी चोखा का दुकान खोल लिया का? हाँ हाँ दीदी, चख कर देखो कैसा बना है। और कजरी एक प्लेट में लिट्टी और चोखा उस महिला ग्राहक को भी देती है। वाह, मजा आ गया, क्या स्वाद है। इतना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा मैंने कभी नहीं खाया था। ऐसा करो कजरी बहन, 20 लिट्टी चोखा पैक कर दो, मैं घर ले जाऊंगी। अरे हाँ बहन, मेरे लिए भी 20 लिट्टी चोखा पैक करा दो। आज मेरे घर में भी सब लोग लिट्टी चोखा खाएंगे। इस तरह जीतू की लिट्टी चोखा की दुकान चल निकलती है। गांव वालों को लिट्टी चोखा का अद्भुत स्वाद और सुगंध खींच कर ले आता है। उधर धीरे धीरे सोहनलाल सेठ की दुकान में ग्राहकों की संख्या कम होती चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आता और उसकी दुकान खाली रह जाती है। सोहनलाल का सारा घमंड चूर हो जाता है। वो दुकान में अकेला बैठा मक्खियां मार रहा होता है और सोचता है, काश मैंने इतना घमंड ना किया होता और जीतू के साथ बेईमानी ना की होती, तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। इधर जीतू की मेहनत रंग लाती है। वो धीरे धीरे लिट्टी चोखा का एक रेस्टोरेंट खोल लेता है। उसके रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो अपने गल्ले पर बैठा बैठा रुपया गिनता रहता है। उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और रहने के लिए एक पक्का मकान भी बनवा लिया। उसने अपने रेस्टोरेंट में J&K लिट्टी चोखा वाला का बैनर लगा लिया। J&K यानी जीतू और कजरी लिट्टी चोखा। उनके लिट्टी चोखा की चर्चा न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी होने लगती है।